गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए आज फिर मैं आपके लिए कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे मेरा पिछला चैप्टर मेरे पिछले लेक्चर में फिनिश हुआ था, चैप्टर 1। आज मैं आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर 2 में आपको बताऊँगा कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग की वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन से टर्म्स हैं जो बेसिकली अकाउंट्स में यूज किए जाते हैं। तो there are near about 40 terms which are mostly used in accountancy। तो अकाउंटिंग में कौन कौन से टर्म्स आपको यूज करने हैं न्यूमेरिकली, उन सभी के बारे में एक एक करके मैं आपको बताने जाऊँगा। सबसे पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब क्या? बिजनेस से संबंधित ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, डीलिंग्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की डीलिंग्स विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे फर्म की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होती है, फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी चेंज होगा, फर्म के आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस जो मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, जिनका अपना एक अलग से अस्तित्व हो, उन सभी को हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहेंगे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर डीलिंग इन द बिजनेस विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है अकाउंट। अकाउंट क्या है? जैसे अभी तक आपने पढ़ा अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अब आपको बता रहा हूँ अकाउंट। किसी पर्टिकुलर हेड से संबंधित पूरी डिटेल एक ही जगह दिखाना, इसको हम लोग एक अकाउंट बोलते हैं। जैसे साल भर में परचेज, जितना भी गुड्स परचेज किया गया, टोटल परचेज से संबंधित पूरा डिटेल एक ही जगह दिखा देना, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। मान लो फॉर एग्जांपल हमने रमेश से गुड्स परचेज किया, कुछ सामान वापस किया, पेमेंट किया, फिर परचेज किया, फिर पेमेंट किया, तो रमेश से संबंधित जितनी भी डिटेल होगी, फॉर एग्जांपल 1 महीने की, पूरी डिटेल 1 महीने की एक ही जगह दिखाना, ताकि उसका एक्चुअल बैलेंस मालूम किया जा सके, उसको कहते हैं अकाउंट। फिर तीसरे पर आता है कैपिटल। कैपिटल मीन्स ओनर्स फंड, जो बिजनेसमैन अपने ही एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन अपने खुद के व्यापार में, अपने खुद के बिजनेस में जो भी पैसा इंट्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल मीन्स ओनर्स इक्विटी, इसको हम बोल सकते हैं ओनर्स इक्विटी, अपना खुद का पैसा जो हमने अपने ही बिजनेस में लगाया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्राइंग। कैपिटल में एक बार और बताना चाहूंगा, ओनर्स इक्विटी इज द इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ये फर्म के लिए इंटरनल लायबिलिटी है, लायबिलिटी फॉर द ओनर ऑफ द बिजनेस। और अकाउंट्स के टर्म में ओनर, बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। So capital is the owner's equity, it is the internal liability of the business towards owner of the business. Then drawing, जैसे बिजनेस में लगाया गया पैसा कैपिटल कहलाता है, उसी तरह से बिजनेस से ओनर के द्वारा निकाला गया पैसा फॉर देयर पर्सनल यूज और देयर डोमेस्टिक यूज इज नोन एज ड्राइंग। ड्राइंग को हिंदी में बोलते हैं आहरण। तो ये भी ओनर्स इक्विटी का ही पार्ट है, ओनर्स इक्विटी से माइनस किया जाता है। ड्राइंग हमेशा ही कैपिटल का डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल से हमेशा ही माइनस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते रहूंगा रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या है? ओवरऑल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज रिसिप्ट्स, आइदर फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से, कहीं से कुछ भी आने वाला पैसा, आने वाला फंड रिसिप्ट कहलाता है। रिसिप्ट को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो है रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। रिवेन्यू रिसिप्ट वो ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शन से संबंधित रिसिप्ट है जिससे हमारे रेगुलर इनकम बढ़ती हो। ये हमारे बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शंस की, बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी की, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से संबंधित जो भी आपको रिसिप्ट मिलेंगी, उसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। इसके एग्जांपल्स रहेंगे सेल्स, कमीशन, ये सब आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जांपल्स होंगे। देन कैपिटल रिसिप्ट्स,
कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट हैं जो रेकरिंग नेचर पे नहीं मिलती, जो बिजनेस की नॉर्मल डीलिंग से नहीं आती। ये आपके कैपिटल एसेट्स को बेचने से या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग लायबिलिटी बढ़ाने से या कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के थ्रू आती है। तो कैपिटल रिसिप्ट से आपको लंबे समय के लिए एक मुफ्त राशि मिलती है जो रेकरिंग नेचर की नहीं होती, जो आपकी रेगुलर इनकम में काउंट नहीं हो सकती। तो कैपिटल रिसिप्ट में हम लोग जोड़ सकते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, borrowed from bank or others, sale of fixed assets. These are the examples of capital receipts. अब हम बात करेंगे expenditure. The total amount spending in the business. The total amount spending in the business is known as amount spended or expended in the business. It is known as expenditure. Expenditure again divided into three parts. First one, revenue expenditure, second capital expenditure, and third deferred revenue expenditure. तो पहले बात करेंगे revenue expenditure की। बिजनेस की डे टू डे डीलिंग्स को करने के लिए और डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो हम रेगुलर बेसिस पे, रेकरिंग बेसिस पे खर्चा करते हैं, अमाउंट स्पेंड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट टू लेबर एज वेजेज एंड सैलरी, पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम। ये सब आपके क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, जिनको आप रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे हमेशा ही पेमेंट करते रहते हो। फिर नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं जिनसे हम कोई एसेट्स एक्वायर करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द अमाउंट स्पेंडेड बाय द बिजनेस फॉर एक्वायरिंग और परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स फॉर द बिजनेस which help in creation of utility of the raw material, जो रॉ मटेरियल की यूटिलिटी क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है जिससे हम फर्म के लिए, कंपनी के लिए लंबे समय के लिए कुछ संपत्ति परचेज करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, इसी को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी सारे पॉइंट बताना चाहूँगा। द अमाउंट स्पेंडेड for acquiring capital expenditure with the capital expenditure is also included in capital expenditure. इसका एक एग्जांपल दूंगा। If you purchase a machine, then purchase of machine is the capital expenditure, as you know. But transport charges of capital expenditure of machine and installation charges of the machine also included in capital expenditure with that machine. अब मैं बात करूँगा तीसरा पॉइंट, deferred रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो डेफर्ड है। डेफर्ड मीन्स द ऑल द एक्सपेंडिचर अमाउंट स्पेंडेड बाय द बिजनेसमैन फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट, बट बाय विच नॉट द कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड, नो वन प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय द बिजनेस। मतलब बिजनेस अमाउंट खर्चा करने के बावजूद बिजनेस को कोई कैपिटल, टेंजिबल, लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं मिलता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, लेकिन वो अमाउंट खर्चे होते हैं। इस तरह के खर्चों को हम लोग बोलते हैं डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इन खर्चों को हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन में, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं एज डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एज फिक्टिशियस एसेट्स और एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंसेस। तो जैसे मैंने अभी बताया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप बिजनेस की डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को पूरा करने के लिए करते हो, उसी को एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस आर सेम कंसेप्ट। अब बात करूंगा इनकम। व्हाट इज इनकम? इनकम इज द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फर्म फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की सभी तरह की एक्टिविटी, बिजनेस के बाहर की भी एक्टिविटी, सभी तरह से किसी भी सोर्स से कमाया गया पैसा बिजनेस के लिए इनकम कहलाता है। तो इनकम यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड है, प्रॉफिट और गेन।
अब इनकम, प्रॉफिट और गेन अगर हम हिंदी में देखें तो तीनों का मतलब है लाभ, लेकिन यहाँ पर इनकम, प्रॉफिट और गेन में बहुत बड़ा अंतर है। इनकम इज द ओवरऑल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया गया पैसा प्रॉफिट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो सामान बेचा है उसमें से गुड्स की लागत माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचेगी दैट सरप्लस मनी इज नोन एज प्रॉफिट। तो ये बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया गया पैसा। अब गेन क्या होता है? गेन फ्रॉम अदर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, आइदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम अपने किसी लॉन्ग टर्म एसेट को, फिक्स एसेट को बेचते हैं, अगर उससे आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपका गेन कहलाता है। और गेन इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, गेन इज एडिशनल टू प्रॉफिट एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ इनकम। नेक्स्ट पॉइंट बात करूंगा लॉस। बिजनेस में हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि बिजनेस में लॉस हो सकते हैं। तो एनी टाइप ऑफ लॉस आर नोन एज लॉस एंड इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट को लेकर चलता हूँ। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पॉइंट नंबर 10, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? द अमाउंट borrowed from outsiders, the amount is due to be paid in near future। वो पैसा जो आपने बाहर से कहीं से लिया हुआ है, जो आपको नियर फ्यूचर में आपको वापस करना पड़ेगा, इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। लायबल टू पे, लायबिलिटी कम्स फ्रॉम लायबल, लायबल टू पे इन नियर फ्यूचर। तो ये हमारा हो गया लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को, अब लायबिलिटी जैसे मैं बताया था, इक्विटी, ओनर्स इक्विटी कैपिटल था, और ये बारोड इक्विटी को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। तो बारोड इक्विटी या लायबिलिटी फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा करंट लायबिलिटी। तो पहले हम बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी की। द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी विच इज टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ और 1 अकाउंटिंग ईयर। एक साल के बाद यानी 12 महीने के बाद पेमेंट किया जाने वाला पैसा लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी कहलाती है। यह जनरली लंबे समय के लिए ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक लोन borrowed from बैंक फॉर मोर देन 1 ईयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब क्या है? ये नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स हैं। फिर इसके अलावा हो जाता है पेमेंट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस और ऑन क्रेडिट, द पेमेंट ऑफ विच आर टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स और आफ्टर सम ईयर्स। तो ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी के पार्ट माने जाते हैं। फिर आपका करंट लायबिलिटी, इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस विच इज टू बी पेड विद इन operating cycle of 1 year within 12 months of the amount of the date of taken of liability। अमाउंट लायबिलिटी लेने के 1 साल के अंदर, बोरोइंग करने के, उधार लेने के 1 साल के अंदर जिस अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्रेड पेबल मीन्स क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, जो आपने सामान उधार परचेज किया था, मटेरियल उधार परचेज किया था, उन सबको इन फ्यूचर आप पेमेंट करोगे और ये मोस्टली 1 साल के अंदर ही उनका पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये आपका करंट लायबिलिटी होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो खर्चे जो नियर फ्यूचर में जल्दी ही आपको पेमेंट करने होंगे, वो भी आपके करंट लायबिलिटी में कहलाते हैं। फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और शॉर्ट टर्म बोरोइंग या बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सभी आपके करंट लायबिलिटी की लिस्ट में आते हैं। अब मैं पॉइंट और इतना बताना चाहूँगा, गुड्स पर एसेट्स परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। फॉर एग्जांपल, आपने एक मशीन परचेज की 10 लाख रुपए की और इसका पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 10,000 पर मंथ की आप इंस्टॉलमेंट फिक्स कर लिए।
तो जो 10,000 इंटू 12 महीने की जो इंस्टॉलमेंट आपको अगले 1 साल में पेमेंट करनी है वो आपका जाएगा करंट लायबिलिटी में, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा जो आपको 1 साल के बाद पेमेंट करनी है वो आपको दिखाना पड़ेगा नॉन करंट लायबिलिटी में। कंपनी एक्ट 2013 जो नया अभी अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये प्रोविजन दिया हुआ है कि एक ही लायबिलिटी को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर जो लायबिलिटी 1 साल के अंदर ड्यू होकर पेमेंट होनी है तो उसको करंट लायबिलिटी में, और जो लायबिलिटी उसके बाद पेमेंट होनी है उसको नॉन करंट लायबिलिटी। अब हम बात करेंगे एसेट्स। एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी विच यू हैव ओन्ड इन योर ओन बिजनेस। वो सभी संपत्ति जो आपने अपने ही बिजनेस में परचेज करके एक्वायर करके लगाई हुई है, तो इसको कहेंगे एसेट्स। एसेट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एज पर कंपनी एक्ट 2013। तो एसेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है नॉन करंट एसेट्स। पहला पार्ट है नॉन करंट एसेट्स। वो एसेट्स जिनकी लाइफ 12 महीने के टाइम पीरियड से ज़्यादा समय के लिए है, इसको हम लोग नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स आपके फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स 3 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो आपके टेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग, मोटर व्हीकल्स, ये आपके नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और दूसरा आपका जाता है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। वो नॉन करंट एसेट्स जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो, तो वो आपके कहलाएंगे इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। तो इसमें आपका जाता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, टेक्निकल नो हाउ एक्सेट्रा। फिर आपका जाता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो आपके एसेट्स हैं जिनकी लाइफ टाइम 1 साल के अंतर्गत लैप्स हो जाती है, तो करंट इनकी वैल्यू चेंज होने लगती है। तो करंट एसेट्स आपके नॉर्मली 1 साल के अंतर्गत रिसीव कर ये जो वो आपके एसेट्स हैं जिनको आप 1 साल के अंतर्गत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो करंट एसेट्स के कुछ पार्ट हैं। पहला पार्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। चाहे वो स्टॉक आपका रॉ मटेरियल का हो, चाहे फिनिश्ड गुड्स का हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे लूज टूल्स का हो, चाहे स्पेयर पार्ट्स का हो, चाहे स्टेशनरी का हो। फिर आपका जाता है दूसरा ट्रेड रिसीवेबल, द अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड बाय यू इन द नियर फ्यूचर फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जो आपने सामान उधार बेचा है उससे जो भी आपको रिकवरी होने वाला है 1 साल के अंतर्गत, उसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल के नाम से जानते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स, जिसको मैं आगे समझाऊंगा। फिर आपका जाता है शॉर्ट टर्म या करंट इन्वेस्टमेंट। जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी आपका करंट एसेट्स का ही पार्ट माना जाता है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश के बराबर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये भी आपके करंट एसेट्स के पार्ट हैं। इसके अलावा अदर करंट एसेट्स, छोटे मोटे बहुत सारे करंट एसेट्स हो सकते हैं। फिर आपका जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट्स? फिक्टिशियस एसेट्स आर नथिंग बट अ प्रेजेंट टाइम लॉस। ये आपका बिजनेस कोई एसेट्स नहीं है, लेकिन ये आपका प्रेजेंट टाइम का लॉस है जो आप फ्यूचर में अपने बिजनेस की कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बना दिखाने के लिए उसको एसेट्स के रूप में दिखाते हो, और उसका नाम दिया जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर आल्सो अ पार्ट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम लोग यहाँ फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से जानते हैं। फिर आपका नेक्स्ट गुड्स। गुड्स क्या है? गुड्स आर द थिंग्स इन विच यू आर डीलिंग। गुड्स वो सामान है जिस सामान को एक्सचेंज करने का बिजनेस स्टार्ट किया गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सचेंज करने का बिजनेस किया गया। तो गुड्स वो सब्जेक्ट मैटर है जिस चीज का बिजनेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ किराना शॉप
the kirana goods, grains and other domestic appliances and FMCG products are the goods. For cloth business, the ready-made and cloths are the goods. तो जिस चीज का बिजनेस कर रहे होंगे वो चीज गुड्स कहलाती है। हम बात करते हैं परचेज एंड परचेज रिटर्न। परचेज क्या है, परचेज रिटर्न क्या है? जो जिस गुड्स का परचेज ऑफ गुड्स इज नोन एज परचेज। हम परचेज करते हैं बिजनेस में, गुड्स भी परचेज करते हैं, बाकी स्टेशनरी भी परचेज करते हैं और हम अपने बिजनेस के लिए एसेट्स भी परचेज करते हैं। लेकिन परचेज बोलते किसको हैं? एक्चुअल परचेज हम उसको बोलते हैं जो आपने गुड्स परचेज किया हुआ है, जो आपने फर्दर रिसेल करने के लिए सामान परचेज किया हुआ है, उसको हम गुड्स बोलते हैं। और गुड्स के परचेज को परचेज के नाम से दिखाया जाता है, चाहे वो आप कैश में परचेज करें चाहे क्रेडिट में परचेज करें। फिर बात आती है परचेज रिटर्न। ये परचेज रिटर्न क्या है? परचेज जो गुड्स आपने परचेज किया था, किसी कारण से डिफेक्टिव होने की वजह से, ऑर्डर के अकॉर्डिंग न होने की वजह से या किसी भी कारण से अगर परचेज किए हुए गुड्स का सप्लायर को वापसी किया जाए तो उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स। द सेल ऑफ गुड्स। द सेल ऑफ गुड्स, जिस चीज में आप डील कर रहे हो उसको बेचने से जो भी रिकवरी होगी, जो भी रेवेन्यू मिल गया होगा या मिलने वाला होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। और सेल्स रिटर्न बेचे हुए सामान की किसी कारण से अगर वापसी आती है कस्टमर के द्वारा तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो सेल्स और सेल्स रिटर्न का जो नेट डिफरेंस आता है उसको बोला जाता है नेट सेल्स। इसका दूसरा टर्म है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आज का बता रहा हूँ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जैसे मैंने आपको अभी करंट अकाउंट में बताया था, इन्वेंट्री आर द स्टॉक इन द बिगिनिंग एज वेल एज एंड ऑफ द ईयर। तो साल के एंड में या साल के शुरुआत में जो भी आपका स्टॉक बचा हुआ होगा दैट्स कॉल्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इन्वेंट्री या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ स्पेयर पार्ट्स, स्टॉक ऑफ लूज टूल्स छोटे मोटे औजार, स्टॉक ऑफ स्टेशनरीज। ये सभी स्टॉक ऑफ स्टोर एंड स्पेयर पार्ट एक ही है। तो ये सभी सबका स्टॉक ही आपका इन्वेंट्री कहलाता है। अपने नेक्स्ट आगे के पॉइंट मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ये धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जितने भी मैंने आपको बातें बताई वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हैं और आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली हैं यदि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो। और इसी के साथ मैं आपको अपनी बातों को बंद करना चाहूँगा, बोलूँगा आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। जी धन्यवाद।